हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम चालू करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। जी हाँ, रिस्क कैसे असेस करनी है और इंटरनल कंट्रोल्स को हम कैसे क्या क्या काम में ले सकते हैं ऑडिट के दौरान, वही हम इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं। अब रिस्क असेसमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हमारे को जो टर्म समझनी है वो टर्म है ऑडिट रिस्क। आखिर ये ऑडिट रिस्क क्या होती है? ऑडिट रिस्क मतलब इट मीन्स द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। ऑडिटर इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन यानी कि गलत ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है पर ऑडिटर बोल दे कि गलत है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है पर ऑडिटर बोल दे कि सही है। यानी कि रिस्क that the auditor gives inappropriate audit opinion when financial statements are materially misstated। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को अगर ऑडिटर सही से रिपोर्ट ना करे और गलत ओपिनियन एक्सप्रेस कर दे, इसी खतरे को, इसी रिस्क को क्या कहा जाता है? ऑडिट रिस्क कहा जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है हमको, एक्स लिमिटेड परचेज मशीन ऑफ ₹2 करोड़ एंड डेबिटेड द सेम टू रिपेयर अकाउंट। आपने मशीन खरीदी है तो आपको किस में डेबिट करना चाहिए था? मशीन के खाते में डेबिट करना चाहिए था, लेकिन किस में डेबिट कर दिया? रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। ऑडिटर डिड नॉट नोटिस द सेम। ना तो ऑडिटर ने नोटिस किया, ना ही उन्होंने रिपोर्ट को क्वालिफाई किया। आखिर 2 करोड़ रुपए का मशीन को आपने खर्चे में दिखा दिया। ये कितनी बड़ी बात है। 2 करोड़ रुपीस जो आपका क्या था? एसेट था, उसको आपने किस में दिखा दिया? P&L में खर्चा दिखा दिया। यानी आपका प्रॉफिट कितना कम हो गया होगा। ओके, पर ऑडिटर इसको पकड़ ही ना पाया और ऑडिटर इस चीज को अपने ओपिनियन में एक्सप्रेस भी नहीं कर पाया, यानी कि अनक्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं दे पाया, यानी कि अपनी रिपोर्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, उसने क्लीन चिट रिपोर्ट दे दी। दिस रिजल्ट इन ऑडिट रिस्क। ये क्या है? एक ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ। ऑडिट रिस्क किससे बनता है? ऑडिट रिस्क बनता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क से। ऑडिट रिस्क किससे बनता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। जो आपको सामने फॉर्मूला भी दिख रहा है, ऑडिट रिस्क इक्वल, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जिसको आगे हम इस चैप्टर में ROMS के नाम से जानेंगे। जी हाँ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। अब ये समझते हैं आखिर ये होता क्या है। ये कुछ चीज हम लोग जब ये वर्ड पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में आए थे, तब भी हमने रिस्क असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इन वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, है ना। और अभी फिलहाल इस चैप्टर में तो हमको इस वर्ड के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ना ही है। तो आखिर ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो चीजों से बनता है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ रखा है। क्या क्या? एक होता है इनहेरेंट रिस्क और एक होता है कंट्रोल रिस्क। ठीक है, अब अपन को तीन चीजें पढ़नी है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। एक तरीके से रिवीजन है, बिकॉज चैप्टर नंबर 2 और 3 में भी मैं एक बार आपको ये टर्म्स बता चुकी हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब एक रिस्क दैट अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर, कुड बी मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कोई ट्रांजेक्शन, कोई डिस्क्लोजर, कोई अकाउंट बैलेंस मटेरियली मिस स्टेटेड होगा बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। सपोज अगर बिजनेस में, अगर हमारी एंटिटी में किसी भी तरीके का कोई इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, तो क्या क्या रिस्क हो सकती है, क्या क्या चांसेस हैं ट्रांजैक्शन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के, अकाउंट बैलेंस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के, या डिस्क्लोजर में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के। ऐसी रिस्क को हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंट रिस्क, यानी कि रिस्क विदाउट एनी कंट्रोल। अगर हमारे यहाँ पे कोई कंट्रोल है ही नहीं तो क्या क्या रिस्क हो सकती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑडिट रिस्क। नहीं नहीं, ऑडिट रिस्क का एक कंपोनेंट जिसका नाम है इनहेरेंट रिस्क। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल रिस्क।
सपोज हम लोगों ने हमारी एंटिटी में कंट्रोल्स लगा दिए, ठीक है, कुछ इंटरनल कंट्रोल लगा दिए। अब उस कंट्रोल लगाने के बावजूद भी, इंटरनल कंट्रोल लगा दिए, सेफगार्ड्स लगा दिए, उसके बावजूद भी क्या चांसेस है कि कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। अ रिस्क दैट असर्शन अबाउट द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर कुड बी मटेरियल मिस स्टेटेड, या तो अकेले में या झुंड में, यानी कि हमारे कंट्रोल लगाने के बावजूद भी कोई एक आइटम या तो खुद से या एक ग्रुप ऑफ आइटम मिलके कुछ ना कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्रिएट कर देंगे, और जिसे लगाया गया हमारा इंटरनल कंट्रोल ना तो प्रिवेंट कर पाएगा, ना तो रोक पाएगा, ना पकड़ पाएगा, ना उसको सही कर पाएगा। यानी कि irrespective of internal control, the material misstatement cannot be prevented, detected and corrected। भले ही इंटरनल कंट्रोल लगा दो, फिर भी अगर आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट ना कर पाओ, रोक ना पाओ, डिटेक्ट ना कर पाओ, पहचान ना पाओ या सही ना कर पाओ, ऐसे खतरे को हम क्या कहेंगे? कंट्रोल रिस्क। क्या कहेंगे हम ऐसे खतरे को? कंट्रोल रिस्क। There is an inverse relation between control risk and efficiency of internal control। सीधी सी बात है, इनवर्स मतलब हो गया उल्टा रिलेशन। कैसे हुआ उल्टा रिलेशन? आप खुद देखिए, अगर आपकी कंट्रोल रिस्क कम है, इसका मतलब आपकी कंट्रोल रिस्क कम है, यानी कि कंट्रोल लगने के बाद बहुत कम चांसेस है कि कोई आइटम में मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह जाएगा और हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। यही हुई बात। अगर आपकी कंट्रोल इफेक्टिव है, इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर कुछ गड़बड़ रह भी गई तो भी क्या होगा? वो कंट्रोल उसको पकड़ लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, रोक लेंगे या करेक्ट कर देंगे। आ गई बात समझ में? तो बेसिकली जितना ज्यादा कंट्रोल रिस्क कम होगी, उतना ही एफिशिएंट हमारा इंटरनल कंट्रोल होगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गई। क्या रिलेशनशिप हो गई भाई साहब? कंट्रोल रिस्क कम है यानी इंटरनल कंट्रोल बहुत इफेक्टिव है। उल्टा, कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है यानी कि आपके इंटरनल कंट्रोल बहुत कमजोर है। ओके, अब ये रिस्क को जो पता करना है ना, ये एक प्रोफेशनल जजमेंट है। ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या सही और क्या गलत लग रहा है। सीधी सी बात है, ऑडिटर विल डिसाइड। इट इज ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट कि वो रिस्क असेस करे। ऐसा कोई बुक्स में साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं दे रखा इन सबको कैलकुलेशन करने का। अब ऑडिट रिस्क के अंदर क्या नहीं आता है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट, the risk that the auditor believe financial statement are materially misstated when they are not। ऑडिटर ने ऐसा मान लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, जबकि ऐसा था ही नहीं। या उल्टा, और इट डज नॉट इंक्लूड ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी। अगर हमारे क्लाइंट के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसमें कोई कस्टमर छोड़ के चले जाए, किसी ने केस कर दिया, या सपोज उनके बिजनेस से रिलेटेड कोई लॉस हो गया, आग लग गई, ये सब ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं है, वो सब बिजनेस रिस्क है। वो सब क्या है? बिजनेस रिस्क है। या हम लोगों ने सब कुछ सही होते हुए भी गलत मान लिया, वो भी रिस्क नहीं है। हम तो उल्टा सेफ्टी पे ही चल रहे हैं, सब कुछ सही है ना, हमने गलती से गलत मान लिया। तो यानी कि ऑडिट रिस्क के अंदर क्या आया? ऑडिट रिस्क के अंदर वो मैटर आया जो गलत था, पर ऑडिटर ने माना कि सब कुछ सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह गए, कुछ बड़ी गड़बड़ियां रह गई, लेकिन फिर भी ऑडिटर को वो दिख ना पाई, ऑडिटर उनको पकड़ ना पाया, ऑडिटर की नजरों में वो आ ना पाए। ये रिस्क है। दिस इज ऑडिट रिस्क। ओके, चलिए। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो लेवल पर हो सकते हैं, यानी दो स्तर पे हो सकते हैं। एक तो हो गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर कोई ऐसा मटेरियल मिस स्टेटमेंट है जो एक से ज्यादा असर्शन को इफेक्ट कर रहा है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे आइटम्स पे उसका असर है, मतलब वो एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से डेटर में भी गड़बड़ी हो रही है, सेल्स में भी गड़बड़ी हो रही है, डिस्काउंट के अमाउंट में भी गड़बड़ी हो रही है, बिल्स रिसीवेबल के अमाउंट में भी गड़बड़ी हो रही है, तो परवेसिव हो गया,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे आइटम्स उसने डिस्टर्ब कर दिए। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, यानी ऐसा ऐसा गड़बड़, ऐसा रिस्क जिसका असर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है। उल्टा असर्शन लेवल, यानी कोई पर्टिकुलर एक आइटम में अगर कुछ रिस्क है, दैट इज टू द असर्शन लेवल। और हमको दोनों तरीके की रिस्क कैलकुलेट करनी चाहिए। कैसे? पहले हम डेटर के लेवल के रिस्क कैलकुलेट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी के लेवल के रिस्क, यानी हर असर्शन के रिस्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसी से हमको पता चलेगा ओवरऑल रिस्क बेसिकली है कितनी। तो ओवरऑल रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, और दूसरा होता है असर्शन जो एक आइटम से रिलेटेड होता है। अब कंट्रोल रिस्क पता करने की जरूरत क्या है? इनहेरेंट रिस्क पढ़ा हमने, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल रिस्क। आखिर ऑडिटर को क्या जरूरत है कंट्रोल रिस्क पता करने की? एक्चुअल में अगर कंट्रोल रिस्क सपोज कम आती है, यानी रिस्क बहुत कम है, यानी कि कंट्रोल लगाने के बाद बहुत कम चांसेस है कि गड़बड़ियां हमसे रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंटरनल कंट्रोल है वो बहुत एफिशिएंट हुआ। अभी हमने पढ़ा कि देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल रिस्क एंड इफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसका मतलब अगर कंट्रोल रिस्क कमजोर है, अगर कंट्रोल रिस्क क्या है, बहुत मतलब कमजोर इन द सेंस, इसको उल्टा समझेंगे हम कि अगर रिस्क कम है तब तो इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंट, उसका उल्टा रिस्क ज्यादा है यानी कि इंटरनल कंट्रोल इनएफिशिएंट। अब अगर कंट्रोल रिस्क पता कर लेंगे तो हमको ये पता लग जाएगा कि वेदर टू रिलाय ऑन कंट्रोल और नॉट टू रिलाय ऑन कंट्रोल। कैसे? अगर मान लो हमारी कंट्रोल रिस्क है कम तो वी कैन रिलाय ऑन इंटरनल कंट्रोल, हमारी कंट्रोल रिस्क है ज्यादा, वी हैव टू रिलाय लेस, या वी कैन नॉट रिलाय ऑन इंटरनल कंट्रोल। या तो हमको कम रिलाय करना पड़ेगा, या हो सकता है कि हम इंटरनल कंट्रोल पर भरोसा ना कर पाए, रिलाय ना कर पाए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऑडिटर कंट्रोल रिस्क क्यों चेक करता है? ताकि वो ये पता कर सके कि उसे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भरोसा करना है या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन मेकिंग कंट्रोल रिस्क असेसमेंट। आप जब कंट्रोल रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, कंट्रोल रिस्क निकाल रहे हो, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कंट्रोल्स का क्या असर है इंटरनल कंट्रोल्स पे। दूसरा, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ रिलेटेड आईटी। जब भी आजकल हम इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी उसमें आई जाती है। जैसे कि गेट के अंदर एंट्री लेना है तो एक वॉचमैन तो है ही जो रजिस्टर में एंट्री कर रहा है, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत हो गई है तो हम बायोमेट्रिक से भी एंट्री लेते हैं। यानी हमको ये देखना है कि आईटी के जो प्रोसेस है या आईटी डिपेंडेंट जो कंट्रोल है, जैसे कि आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल कैसा हो गया, जैसे कि हम लोग अटेंडेंस किससे ले रहे हैं, बायोमेट्रिक से, तो ये क्या हो गया, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। एक बंदा बिठा रखा है, वो बायोमेट्रिक्स पे लेता है और फिर एंट्री करता है कि ये बंदा आ गया। या कोई और आईटी प्रोसेस जो कोई और काम में आ रहे हैं, इनको भी आपको इवेल्युएट करना है, क्योंकि कंट्रोल रिस्क के अंदर हो सकता है आईटी रिलेटेड रिस्क भी जुड़ी हुई हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई बंदा एंटर करता है तो उसको बायोमेट्रिक डिवाइस में एंट्री लेकर आना है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसा कंट्रोल जिससे कि हम अनऑथोराइज्ड एक्सेस रोक रहे हैं। पर आईटी से रिलेटेड अगर कोई रिस्क है, सपोज उसमें कुछ ऐसा है कि कभी कभी बायोमेट्रिक काम करना बंद कर दे तो आपको मैनुअल एंट्री भी मिल जाती है, यानी यहाँ पे रिस्क है। हो सकता है अगर किसी व्यक्ति को अनऑथोराइज्ड एक्सेस करना है तो हो सकता है कि क्या हो, वो उस समय जब वो बायोमेट्रिक्स काम में नहीं आ रहा उस समय वो क्या कर जाए, एंटर कर जाए। ठीक है, तो हमको एक तो कंट्रोल एनवायरनमेंट देखना है, उसके अलावा हम लोगों को आईटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है उस कंट्रोल में वो देखनी है। उसके अलावा हम लोगों को सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर देखने, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स हैं, हमें वो भी देखने हैं। लास्ट, द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, ऑडिटर का क्या एक्सपेक्टेशन है कि उसके हिसाब से कंट्रोल कितना इफेक्टिव होगा। समझ रहे हो? जब आप एंटिटी को समझोगे
तो एंटिटी को समझते समझते आपको लगेगा यार यहाँ पे सब लोग बड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं, यहाँ के एम्प्लॉय टाइम पे आते हैं, यहाँ के एम्प्लॉय छुट्टी भी कम ले रहे हैं, ओनर भी बहुत एथिकल है, कोई गलत काम करता है तो उसको फट पनिशमेंट दे देते हैं या उसको निकाल देते हैं। यानी कि इन सबको देख के, एंटिटी के प्रोसेस को देख के, हाव भाव को देखकर मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल डेफिनेटली क्या होगा, अच्छा होगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन सब्सटेंटिव सॉरी जो भी सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है उनको चेक करना, प्लस आईटी रिलेटेड अगर कुछ है उसको चेक करना। उसके अलावा हमारे यहाँ का कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। कंट्रोल लगाने से कुछ नहीं होता है, अपन ने लिख दिया नो स्मोकिंग, लोग वहीं जाकर चालू हो जाते हैं। यानी कंट्रोल लगाने से कुछ नहीं होता, आप ये भी देखो कि वो कंट्रोल कितना फॉलो किया जाता है। चलिए, तो ये बेसिकली कुछ चीज थी कि जब आप कंट्रोल रिस्क डिटरमाइन कर रहे हो तो ये कुछ पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला टॉपिक क्या कहता है, इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाई कंट्रोल रिस्क डेफिशिएंसी। ओ हो, सपोज एंटिटी ने अपने यहाँ पर जमाने भर के कंट्रोल लगा रखे हैं, ये बिल पास करने से पहले मिस्टर ए की परमिशन चाहिए, फिर उसके बाद ए परमिशन देंगे तो बी की परमिशन मिलेगी, जब जाके अप्रूवल होगा। बहुत सारे कंट्रोल लगा रखे हैं एंटिटी ने अपने यहाँ पर। अब क्या हुआ साहब, ऑडिटर आया, ऑडिटर ने चीजें चेक करना चालू करी, चीजें चेक करना चालू करी। चेक करते 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 उसने इस इंटरनल कंट्रोल में कोई लूप होल निकाल दिया, कुछ गड़बड़ निकाल दी। तो क्या होगा साहब, कुछ भी अगर डेफिशिएंसी ऑडिटर अगर कंट्रोल में पकड़ लेता है, ऑडिटर आइडेंटिफाई कंट्रोल रिस्क डेफिशिएंसी, तो फिर आप ये देखो क्या, इवेल्युएट ऑल अदर कंट्रोल फॉर द असर्शन। मान लो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए दो तरीके के कंट्रोल लगा रखे हैं, क्योंकि हमारे एंटिटी में क्या होता है, एक कंट्रोल तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर कोई एक ट्रांजेक्शन की चेकिंग पे दो तरीके के कंट्रोल लगा रखे हैं। इस कंट्रोल में अगर मुझे कोई डेफिशिएंसी मिल गई, मुझे कुछ गड़बड़ मिल गई, कुछ कमजोरी मिल गई, कुछ लूप होल मिल गया, तो ऑडिटर विल इवेल्युएट ऑल अदर कंट्रोल। उस असर्शन पर अगर कोई और कंट्रोल्स भी लग रहे हैं तो हम वो चेक करेंगे कि यार इसमें तो गड़बड़ी होने की चांसेस है, तो पर क्या ये इफेक्टिव है। तो मतलब हो सकता है कि गड़बड़ी अगर इस वाले इंटरनल कंट्रोल में पकड़ाई ना भी आए तो जो दूसरे इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो ये गड़बड़ी पकड़ लेंगे। तो अगर ऑडिटर को कंट्रोल्स में कुछ गड़बड़, कुछ कमी, कुछ डेफिशिएंसी दिखती है तो वो देखेगा कि दूसरे कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। और अगर कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल है, जैसा कि हमने बात किया ना कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रांजेक्शन हुआ, ये वाला कंट्रोल अगर उसको पकड़ नहीं पाता लेकिन उसके ऊपर जो दूसरा कंट्रोल है वो पकड़ लेगा तो हो जाएगा काम। मतलब कंपनसेटिंग, उसको कंपनसेट करने वाला दूसरा कंट्रोल मौजूद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से सीधा सा समझ सकते हैं। सपोज बायोमेट्रिक डिवाइस को हम लोग जो है, सॉरी बायोमेट्रिक डिवाइस को नहीं लेते, हम वॉचमैन को लेते हैं। सपोज अगर आप कोई भी जो कंपनी है उसमें एंटर करते हैं तो वॉचमैन को आपको क्या होता है, आईडी कार्ड दिखाना होता है और साथ में वो आपका नाम टाइम वगैरह सब कुछ लिख देता है। अब क्या होता है, वॉचमैन तो क्या है, कैसा है, 100 रुपए की पत्ती खिलाते ही गायब हो जाता है। अब लेकिन एक चीज है, यहाँ पर एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी लगा रखा है, जब तक आप उसमें अपनी जो है फिंगर प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो जो डोर है ऑफिस का वो ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमारा एक कंट्रोल कमजोर है, कौन सा कंट्रोल कमजोर है, कि वॉचमैन ऑनेस्ट नहीं है या अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता, पर हमारे पास उसका कंपनसेटिंग कंट्रोल है कि आप यहाँ से अगर फर्जी तरीके से एंटर हो भी गए तो भी ऑफिस में जाने के लिए तो आपको अपना खुद का पर्सनल अंगूठा ही लगाना पड़ेगा। तो यानी क्या हुआ, कंपनसेटिंग जो कंट्रोल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलेगा ठीक है हम कंट्रोल्स पे रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि एक कंट्रोल कमजोर हुआ तो क्या हुआ, उसके लिए दूसरा सेट ऑफ करने के लिए दूसरा कंट्रोल है। बट सपोज ऑडिटर ने कंट्रोल में कुछ डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करी, कंट्रोल्स में कोई डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करी और उसके लिए कोई दूसरा कंट्रोल है ही नहीं। सपोज एंट्री के टाइम पे वॉचमैन है बस, उसके अलावा और कोई चेक है ही नहीं। यानी हो सकता है कि कोई अनऑथराइज बंदा इजीली अंदर आ जाए अगर वॉचमैन इतना अवेयर नहीं है या वॉचमैन इतना एक्टिव नहीं है
या वॉचमैन इतना ईमानदार नहीं है, तो ऐसे केसेस में ऑडिटर क्या कंक्लूड करेगा, नॉट टू रिलाई ऑन कंट्रोल। भैया यहाँ पे कंट्रोल कमजोर है, और जो कंट्रोल कमजोर है उसको ठीक करने के लिए कोई दूसरा कंट्रोल भी नहीं दे रखा। इसका मतलब अपन तो कंट्रोल्स पे, इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा नहीं कर सकते। तो इस वाले कंडीशन में ऑडिटर क्या सोचेगा, रिलाय कर लो भाई, कंट्रोल पे भरोसा कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल पे। इस वाली सिचुएशन में ऑडिटर क्या सोचेगा, नहीं सा, नहीं भरोसा कर सकते इंटरनल कंट्रोल पे, नॉट टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इसको वापस से थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है ये चार्ट। ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल में कुछ डेफिशिएंसी पकड़ी, कुछ कमी पकड़ी, पर वो जो जिस कंट्रोल में उसने कमी पकड़ी, डेफिशिएंसी पकड़ी, उसका कंपनसेटिंग कंट्रोल मौजूद है और वो सही से वर्क कर रहा है। मतलब अगर गलती हमने इस साइड से नहीं भी पकड़ी तो दूसरे साइड से पकड़ाई में आ जाएगी, तो ऑडिटर बोलेगा यस आई कैन रिलाई ऑन कंट्रोल। इसका उल्टा, अगर कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी हमने पकड़ी, अगर हमने इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी पकड़ी, पर पर उसके लिए कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव या उसके लिए कोई एडिशनल कंट्रोल दूसरा है नहीं, तो फिर ऑडिटर क्या बोलेगा कि यार एक कंट्रोल है बस, वो भी इफेक्टिव नहीं है, उसमें भी मैंने कमी निकाल दी, यानी आई कैन नॉट रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ डेफिशिएंसी रिलेट्स टू वन, व्हाट कैन गो रॉन्ग। ठीक है, डेफिशिएंसी जब निकली तो अपन ये सोच सकते हैं यार क्या गलत हो सकता है, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती है, उसमें से इसके कमजोर होने की वजह से क्या गलत हो सकता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल 10 लफड़े हो सकते हैं, पर ये कंट्रोल कमजोर है, सिर्फ यही कंट्रोल कमजोर है, इसलिए सिर्फ एक लफड़ा हो सकता है, सिर्फ वॉचमैन गड़बड़ है, इस चक्कर में कोई अनऑथराइज बंदा एंट्री ले सकता है, बस यही गड़बड़ हो सकता है, इसके अलावा कोई और गड़बड़ नहीं हो सकता। तो ऑडिटर कहेगा ठीक है यार, 10 में से एक ही तो गड़बड़ है, वी कैन रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। पर ऑडिटर को कुछ एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्या कि भैया यार कोई अनऑथराइज बंदा अगर एंटर कर सकता है तो वो ऑडिटर देखे तो सही कि फिर उसको कहाँ रोकेंगे, भाई कहाँ जाकर वो पकड़ाई में आ सकता है। अगर ऐसा कुछ है कि वो पकड़ाई में आ सकता है तो ही तो ऑडिटर भरोसा करेगा इंटरनल कंट्रोल पे, सही बात है ना। तो वापस से हम हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले पे आते हैं जो हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मतलब ये रिस्क की ऑडिटर इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा। ऑडिट रिस्क दो चीजों से बना होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। अभी हमने पढ़ा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट खुद दो चीजों से बना होता है, दैट इज इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मीनिंग हमने कंप्लीट किया कि अगर सपोज हमारे कंपनी में, हमारी एंटिटी में कोई कंट्रोल नहीं है तो क्या क्या रिस्क हो सकती है, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल लगाने के बाद भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट गड़बड़ी रह जाएगी, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। और अब लास्ट हमारा टर्न किसका आ रहा है, डिटेक्शन रिस्क। नाम में लिखा हुआ है डिटेक्शन, यानी पकड़ना, डिटेक्ट करना। ठीक है, सो रिस्क ये एक ऐसे रिस्क है कि यार ऑडिटर ने सारी चीजें चेक कर ली, जमाने भर के ऑडिट प्रोसीजर्स लगा दिए, है ना, बहुत सारे एविडेंस गैदर कर लिए, फिर भी ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट होते हुए भी पकड़ नहीं पाया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट था, कुछ गड़बड़ी थी, पर वो गड़बड़ी ऑडिटर नहीं पकड़ पाया। क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, द रिस्क दैट द प्रोसीजर परफॉर्म बाय ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल। भाई ऑडिटर ने तो बेचारे ने जमाने भर के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, क्यों, ताकि ऑडिट रिस्क को क्या कर सके, कम कर सके, लेकिन फिर भी इतने सारे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी ही इज नॉट एबल टू डिटेक्ट अ मिस स्टेटमेंट जो था, दैट एग्जिस्ट। ऐसा मिस स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में था, ऑडिटर ने खूब चेक भी कर लिया, फिर भी ऑडिटर उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट को साला पकड़ ही नहीं पाया। वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट कोई एक आइटम से भी रिलेटेड हो सकता है जो मटेरियल हो, या ग्रुप ऑफ आइटम से भी रिलेटेड होता है जो साथ में मिलके इन एग्रीगेट दे आर मटेरियल। क्या लिखा हुआ है, दैट कुड बी मटेरियल इधर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर असर्शंस। क्या कहता है ये, डिटेक्शन रिस्क मतलब ऑडिटर है, ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए,
मटेरियल मिस स्टेटमेंट पकड़ने की कोशिश करी। ऑडिटर की लाख कोशिशों के बाद, बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी ऑडिटर जो है क्या नहीं पकड़ पाया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं पकड़ पाया, जबकि मटेरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद था, फिर भी ऑडिटर उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट को नहीं पकड़ पाया। ऐसी रिस्क को क्या कहते हैं, डिटेक्शन रिस्क कहते हैं। एंड इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ही क्या है, ऑडिट रिस्क। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वापस से ऐसे का नाम आया है, चलो बुलावा आया है, ऐसे का नाम आया है, ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट्स एंटिटी एंड एनवायरमेंट। क्या नाम है इसका? ऐसे 315 कहता है हम लोगों को रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, और हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, एंटिटी को समझकर, उसके एनवायरमेंट को समझ के, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट आप क्या कर सकते हो, रिस्क असेस कर सकते हो। यानी कि ऐसे 315 का नाम ही क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को कैसे, एंटिटी को समझ के, एंटिटी के एनवायरमेंट को समझ के। चलिए फॉर दिस पर्पस, इसके लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एंटिटी को समझना पड़ेगा। एंटिटी किस तरीके के एनवायरमेंट में ऑपरेट होता है, वहाँ का क्लाइमेट कल्चर कैसा है, अंदर का सिस्टम कैसा है, वहाँ के इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, ठीक है। assess the identify risk and evaluate whether they relate more pervasive to financial statement as a whole। आप कोई अगर रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर जो है एंटिटी को समझ रहा है, उसके कंट्रोल को समझ रहा है, एनवायरनमेंट को समझ रहा है, इस दौरान अगर ऑडिटर किसी भी तरीके की रिस्क आइडेंटिफाई करता है तो ऑडिटर ये देखेगा कि यार ये खतरा किस किस और चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है, वेदर इट रिलेट मोर परवेसिवली टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल या पोटेंशियली इफेक्ट मैनी असर्शन। वो एक रिस्क कितने असर्शन को इफेक्ट कर रही है, वो एक रिस्क जो मैंने ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है वो कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे असर तो नहीं डाल रही है, ये चीज़ें भी कौन चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा। तो ऑडिटर क्या करेगा भाई साहब, ऑडिटर को ऐसे 315 के अंदर क्या करना है, ऐसे 315 के अंदर ऑडिटर को क्या करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस करना है। उसके लिए उसको एंटिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, एंटिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और एंटिटी को समझते वक्त, एंटिटी का कंट्रोल समझते वक्त, एंटिटी का जो है एनवायरनमेंट समझते वक्त अगर किसी तरीके की रिस्क पता लगती है, क्या कह रहा है, अगर किसी तरीके की रिस्क ऑडिटर को पता लगती है तो ऑडिटर अपने तेज दिमाग के साथ भागते दौड़ते ये पता करेगा, क्या पता करेगा कि यार ये रिस्क और किसी असर्शंस को भी इफेक्ट करती है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। और वापस से ये रिस्क को किससे रिलेट करना है उसको, व्हाट कैन गो रॉन्ग, आखिर गलत हो क्या सकता है, अगर ये कंट्रोल कमजोर है, ये रिस्क है, तो क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या गलत हो सकता है, समझ में आई बात, क्या मतलब कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर ऑडिटर भैया जो हैं, उन ऑडिटर भैया को कोई रिस्क पता चलती है तो हम ये देखेंगे कि इस रिस्क की वजह से व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, आखिर गलत क्या क्या हो सकता है। और फिर फाइनली हमको ये देखना है कि इस रिस्क की वजह से क्या क्या मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, यानी कि लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और उसका असर। सपोज कोई रिस्क है पर उससे मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत कम है, और वो मिस स्टेटमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका लेवल है, वो इतना हाई भी नहीं है, इतना मटेरियल भी नहीं है कितना लोड लिया जाए, तो छोड़ो ना यार। यानी कि अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है, लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ऑडिटर को उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
ओहो क्या बात। ये वाली डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? द ऑडिट प्रोसीजर इज परफॉर्म टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, internal control, to assess risk of material misstatement whether due to fraud or error at financial statement and assertion level। बहुत सीधी सी बात कर रखी है इसने कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप सॉन्ग, सॉन्ग नहीं सिर्फ रैप है यहाँ। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है कि एंटिटी को समझो। कैसे समझेंगे? एंटिटी का एनवायरनमेंट क्या है, एंटिटी का क्या इंडस्ट्री है, एंटिटी में क्या इंटरनल कंट्रोल है। इस दौरान अगर आप कुछ असेस करते हैं रिस्क को, तो आप उस रिस्क को समझिए कि वो रिस्क का कितना प्रभाव है, ठीक है ना, और उसकी वजह से क्या फ्रॉड या एरर होने के चांसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या असर्शन लेवल पे। तो जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, बेसिकली रिस्क असेसमेंट मतलब हमको एंटिटी को समझना है। तो आप किसी को समझना अगर चाहते हो, आपके सामने अगर रिश्ता आया है और आपको उस लड़के को समझना है, लड़की को समझना है, तो आप क्या करोगे? उससे इंक्वायरी करोगे, बातचीत करोगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा? अगर ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट करना है तो ऑडिटर क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट की, या तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, एम्प्लॉयज से इंक्वायरी करेगा, या मैनेजमेंट की इंक्वायरी एम्प्लॉयज से करेगा। क्या करेगा? इंक्वायरिंग सेल्समैन विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सेल्समैन से जाके पूछ लिया, एम्प्लॉय से जाके पूछ लिया, मैनेजर से जाके पूछ लिया, तो उसको काफी सारी चीजें एंटिटी के बारे में पता लग जाएगी। दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर, वो क्या है? रिलेशनशिप देखेगा, ट्रेंड देखेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितने सालों से क्या क्या चलता आ रहा है, क्या क्या ट्रेंड है उनका, ठीक है ना। कंपेयर करेगा डाटा, यार हर साल तो इतना ही खर्चा हो जाता है, इस साल ज्यादा हो गया है, यानी रिस्क हो सकती है, यहाँ खतरा हो सकता है, एकदम से खर्चा डबल हो गया। पिछले साल तक प्रिंटिंग का खर्चा 10,000 था, इस साल प्रिंटिंग का खर्चा 50,000 है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, रिस्क हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो क्या कर सकता है? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को जो करके मिक्स करके और एनालाइज कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, उसने वेजेस पर वर्कर को नंबर ऑफ वेजेस वर्कर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या उसने ऐसा बोला भैया कितने वर्कर हैं कि 100, कि गिनाओ कि अच्छा 100 वर्कर है, कि एक वर्कर पे वेज कितनी होनी चाहिए कि 5,000 होनी चाहिए। तो उसने फटाफट कैलकुलेशन लगा दी, नंबर ऑफ डेज टोटल, ये वो सब इतना अमाउंट आना चाहिए वेजेस का। और यार आपकी बैलेंस, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वेजेस का खर्चा ज्यादा लिखा हुआ है, यहाँ रिस्क है, गड़बड़ है, गलत कैलकुलेशंस कर रखी है। हम लोग क्या करेंगे? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करेंगे। सेल्स में जैसे कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा का एग्जांपल क्या है? जैसे कि सेल्स और स्क्वायर फुटेज में, या सेलिंग स्पेस में, या वॉल्यूम ऑफ गुड्स में। सपोज हमारे जैसी एक और कंपनी है, उनके यहाँ पर गोडाउन में 10% जो माल होता है, हमारे यहाँ गोडाउन का वही माल 20% की स्पेस लेता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ वेस्टेज हो रहा है स्पेस का, या हमारे यहाँ अननेसेसरी खाली जगह पड़ी हुई है। तो अगर हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को रिलेशनशिप बना के कंपेयर करेंगे तो हमको काफ़ी चीज़ें पता लग जाएगी। कुछ अनयूजुअल हो रहा है तो पता लग जाएगा, ठीक है ना। और एक ऑप्शन ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन तो है ही सही। डेफिनेटली आप चीज़ें ऑब्जर्व करके काफ़ी चीज़ें पता कर ही सकते हो, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। कोई डाउट है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हें कोई डाउट होगा। चलिए, अब ये एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करना है, कैसे अंडरस्टैंड करूँ भाई, कैसे समझूँ? सबसे पहले तो देखो कि किस इंडस्ट्री में। एजुकेशन इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री में वो ऑपरेट होता है, वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से लीगल रिक्वायरमेंट है, और एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं, ओनर्स कौन कौन है, किस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्किंग है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मतलब जैसे ऐसा है क्या कि पहले कोई हेड है, फिर नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर मैनेजर्स है, मतलब उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। उसके अलावा
कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने का कंपनी सोच रही है। कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी ने कहाँ कहाँ से फाइनेंस लिया हुआ है, कैपिटल से कितना पैसा आया हुआ है, डिबेंचर से कितना आया हुआ है, लोन से कितना आया हुआ है। जब इतनी सारी चीज़ें अपन किसी कंपनी के बारे में पता करते हैं तो हमें वैसे ही एंटिटी के बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाती है। उसके अलावा कौन सी पॉलिसीज जो है वो एंटिटी अप्लाई करती है। जैसे ये बात आती है पॉलिसीज की, एक वर्ड जरूर आ जाता है साथ में, कंसिस्टेंट। हमेशा पॉलिसीज कैसे अप्लाई करनी चाहिए, कंसिस्टेंट। तो ऑडिटर को ये भी देखना है कि पिछले साल जो पॉलिसी थी वो इस साल भी वही पॉलिसी है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया पिछले साल डेप्रिसिएशन एसएलएम पे था, इस साल डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी पे कर दिया। पूछो क्यों चेंज करा, जस्टिफिएबल रीजन होना चाहिए चेंज करने का। क्योंकि अगर एंटिटी ऐसे बार बार चेंज कर रही है पॉलिसी मेथड, यानी कुछ लोचा यहाँ पर हो सकता है। और वो पॉलिसी अप्रोप्रिएट भी है या नहीं ये भी कौन चेक करेगा, ऑडिटर ही चेक करेगा। सब कुछ ऑडिटर को ही चेक करना है मित्रों, सब कुछ। एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, आखिर उनके उद्देश्य क्या है, किस स्ट्रेटेजी से वो वर्क करते हैं। एंड लास्ट हम लोग एंटिटी की फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करेंगे, रिव्यू करेंगे। जब हम इतनी सारी चीज़ों को देखेंगे ना एंटिटी की, तो डेफिनेटली हम उस एंटिटी के बारे में समझने लग जाएंगे, अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, हमें उस एंटिटी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता लग जाएगी। चलिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो इंटरनल कंट्रोल है, जो हम अगले सेशन से यानी कि अगले लेक्चर से लेंगे। फिलहाल चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट लेक्चर यहीं तक था। हमने आज पढ़ा इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क क्या होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऑडिट रिस्क बनता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो लेवल पर होती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल और एक पर्टिकुलर असर्शन या पर्टिकुलर आइटम को बेस पे करके होता है। रिस्क असेसमेंट करते वक्त आप सारी चीज़ों को देखेंगे कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आईटी प्रोसेस कितने हैं, कितने कंट्रोल आईटी से रिलेटेड हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं और कंट्रोल कितने इफेक्टिव हैं। अगर कंट्रोल में कोई भी गड़बड़ी ऑडिटर पकड़ता है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसके, अगर ये कंट्रोल में गड़बड़ है तो क्या उसको गड़बड़ को पकड़ने के लिए दूसरा कंट्रोल भी है क्या। अगर कंपेंसेटिंग कंट्रोल है और वो इफेक्टिव है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई कंपनसेटिंग कंट्रोल नहीं है तो ऑडिटर को यही कहना पड़ेगा कि आई कैन नॉट रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। यही अपन ने डिटेक्शन रिस्क पढ़ी। फिर जो हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था वो पढ़ा व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आखिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है क्या है और एंटिटी को हम अंडरस्टैंड किस तरीके से करते हैं। और अब जो हमारा आगे आने वाला टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल, वो हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो अभी आप जाइए और एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे हम 4 चैप्टर के अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, बिल्डा सी यू।